हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए स्वागत है यूट्यूब चैनल पर साइंस स्मार्ट क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों बहुत अच्छा से तैयारी कराई जाएगी। क्लास 10 के लिए है प्यारे बच्चों, क्लास 10वीं की है, क्योंकि साइंस लेकर फिजिक्स का भौतिक 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 में पहला चैप्टर पढ़ने जाने वाले हैं, प्रकाश का परिवर्तन। अगर प्यारे बच्चों इस चैनल के माध्यम से अगर न जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों, क्योंकि आने वाला समय में बहुत अच्छा से बेहतर अच्छा से रिजल्ट ला सकते हैं आप, क्योंकि कम से कम इस नोट से पढ़कर 400 नंबर आप ला सकते हैं। यार बच्चों, अब इस नामने के लिए आप लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं तैयारी किए होंगे, आप नोट्स पढ़कर आप टॉपर ही बन सकते हैं। मेरे बच्चों, अगर जिनको भी अच्छा से तैयारी भी नहीं किए होंगे तो आप नोट्स पढ़कर आप टॉपर ही बन सकते हैं। पहला 450 नंबर का आप ड्रीम का सपना देख रहे होंगे, तो उस आपको टारगेट है 450 मार्क्स आने के लिए, आप लोग को बहुत अच्छा से बेहतर कराई जाएगी। चलते हैं, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को थोड़ा सा पहले से कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोग बहुत अच्छा से जिनको भी नोट्स लेना वो ले सकते हैं। लास्ट में बताया जाएगा कहाँ मिलेगा ये नोट्स फ्री में, आप लोग को बताया जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे, आप लोग को बताया जाएगा। तो क्लास 10 का फिजिक्स भौतिक है, पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, चलिए पहले बच्चों की प्रकाश के परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश है क्या। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, जैसे सूरज, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती का लैंप, लैंटेन, दिया। एक प्रकाश की रोशनी निकलती है, उसको प्रकाश स्रोत कहा जाता है। आगे के आगे आगे है क्या रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश प्रकार का ऊर्जा है। प्रदीप वस्तु किसको कहेंगे? वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं, जैसे सूरज, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। अप्रदीप वस्तु वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप वस्तु कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि। प्यारे बच्चों, आप यहाँ से नोट्स भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा पसंद आया तो नोट्स भी यहाँ से आप कर सकते हैं। चलते आगे क्या है कि प्रकाश की किरण, क्योंकि प्यारे बच्चों की प्रकाश एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं मेरे बच्चों। और प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अगर बाबू एक बिंदु से अगर पूरा फैलती है, एक बिंदु से निकल के फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक दूसरे को समांतर किरण पुंज हो रहा है, एक दूसरे को समांतर है तो उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। एक बिंदु से आकर मिलती है, एक बिंदु का आकार मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझिए, आगे हम चलते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रकाश का किरणपुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं अपसारी किरणपुंज, दूसरा समांतर किरणपुंज, तीसरा होते हैं अभिसारी किरणपुंज। क्योंकि आज जाए अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा बोला जाता है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फलती चलती होती है तो इस प्रकार के किरणपुंज को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। आगे प्यारे बच्चों, आगे आते हैं कि समांतर किरणपुंज किसको कहते हैं। समांतर किरणपुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो इस प्रकार के किरणपुंज को समांतर किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज किसको कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकार मिलती है तो इस प्रकार के किरणपुंज को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। आगे प्यारे बच्चों, आगे है कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। बहुत लोग पूछते हैं एग्जाम में, बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछते हैं कि पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनके होकर प्रकाश आसानी से पार कर दिया जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में कांच, पानी में, हवा में वो प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। पर बच्चों आगे है कि पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो उनका पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, रट, दूध, चम्र, आग की फलक आदि इस पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। आगे आते हैं प्यारे बच्चों, आगे आते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में दोस्तों, क्योंकि लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया, पेंट हो गया, धातु के प्लेट हो गया, ये सब अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आगे क्या कहते हैं, आगे आते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन। क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। इनकी परिभाषा होती है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अगर किरण आलेख किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों का पथ धसाने वाला चित्रों को किरण आलेख कहा जाता है, जैसे दर्शाया गया है। देखिए फिगर को अच्छा से समझिएगा, क्योंकि फिगर को अच्छा से दर्शाया गया। एक समतल है जो इस तरीके से किया गया है, एक समतल है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर अगर बाबू एक किरण को अगर सीधे रोशनी मारेगा तो एक दूसरे को आपस में वापस लौट के टकराती है, क्योंकि सीधी रेखा में अगर मारेंगे टकराएगा तो वो सतह से टकराकर वापस क्या होता है? लौट जाता है। उसके हालका में बीच में अभिलाम के नाम से पुकारे जाते हैं। इस कोण को आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण, आई को बोला जाता है आपतन कोण। इस तरीके से इस सब के पारस्परिक डिफिनेशन जानेंगे किस प्रकार से होते हैं। चलते हैं सभी के पारस्परिक डिफिनेशन देते हैं। पहला आता है आपतित किरण।
आपतित किरण किसको कहेंगे? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे चित्र में बताया गया एओ, एओ कहाँ है? देखिए एओ ये आपतित किरण हुआ, किसी सतह से टकराती है आपतित किरण, उसी को बोला जाता है आपतित किरण। ठीक है, आगे आते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको कहेंगे? कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट जाई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे चित्र में हो गया ओबी, वो परावर्तित किरण हुआ। अपतट बिंदु किसको कहेंगे? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे अपतट बिंदु कहते हैं। जैसे चित्र में ओ अपतट बिंदु हुआ। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आगे जानेंगे कि अभिलंब किसको कहेंगे? अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जैसे चित्र में दर्शाया होगा ओ एन को अभिलंब कहा जाता है। आगे प्यारे बच्चों आपतन कोण बहुत महत्वपूर्ण है कि आपतन कोण आपतित किरण अपतट बिंदु पर खींची गई अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। जिसे चित्र में कोण करके NOA जो बीच में O होगा उसको आई को आपतन कोण के नाम से पुकारे जाते हैं। आगे आते हैं परावर्तित किरण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसको कहेंगे? परावर्तित किरण आपतित बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे चित्र में दर्शा दिया गया है कि कोण N बराबर OB बराबर R को परावर्तन कोण के नाम से जाने जाते हैं। आगे प्यारे बच्चों आगे है कि प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित कितने नियम होते हैं? जहां में पूछेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। पहला हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतट बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब को तीनों एक ही समतल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और इंजीनियर गुरु वर्मा सर BSc जिनको PDF नोट्स लेना। चलिए प्यारे बच्चों अगर आते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के उसकी परिवर्तन के बाद उसकी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है प्यारे बच्चों एक ट्रिक में कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब के दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। जितना आगे बनेगा उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनते हैं। समझिए प्यारे बच्चों, आगे की बात करते हैं। आगे आते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब की वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक रूप से उल्टा होता है। पांचवा है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के दर्पण से आगे या सामने रहता है। समझिए प्यारे बच्चों, आगे की सवाल है कि जानेंगे कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं? प्रतिबिंब किसको कहेंगे? प्रतिबिंब बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न कि प्रतिबिंब किसको कहेंगे? कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब उचित में पूछते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? कि वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणों से दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वस्तु में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब अंतर। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब अंतर में क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर पहले समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा सवाल है अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब की वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है जबकि आभासी वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। याद रखना प्यारे बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब में पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बाकी आभासी प्रतिबिंब में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक में हमेशा उल्टा बनता है, आभासी में हमेशा सीधा बनता है। नोट पॉइंट में लिखा गया है प्यारे बच्चों, क्योंकि नोट पॉइंट में लिखा गया है नोट में कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों आगे समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या महत्व है। गोलीय दर्पण बात कहते हैं कि कांच के एक टुकड़े को रंजित करके बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है, जिसे रंजित करने में सिल्वर चांदी का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों आगे के कांच के इस टुकड़ों की बाहरी सतह से रंजित करने का अपतट दर्पण बनता है, अब जबकि टुकड़े को भीतरी सतह से रंजित करने की उल्टा दर्पण कहते हैं। समझिए प्यारे बच्चों फिगर बताते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आपका दर्पण का फिगर देख लीजिए, आपका दर्पण का फिगर देख लीजिए, उल्टा दर्पण का फिगर देख लीजिए। आपका दर्पण इस तरीके से होते हैं, इस बाहर से पेन के अंदर बाहर किया जाते हैं ढांचा रहता है, जो कि एक तरह से जो ढांचा आपका दर्पण जो परावर्तक सतह जो ढांचा रहता है उसको आपका दर्पण कहते हैं, और जो परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसको उल्टा दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों अगर दर्पण में मध्य बिंदु को ध्रुव के नाम से पुकारा जाते हैं और उसका पीछे होता है तो फोकस दूरी बनता है, यहाँ पे फोकस केंद्र होगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र होगी। इसका यहाँ पर दूरी होती है, फोकस की दूरी होती है, एफ फोकस की दूरी होते हैं। तो एक ए बी हुआ एक आपका दर्पण है। प्यारे बच्चों आगे किस जानेंगे ध्रुव किसको कहते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों कि ध्रुव किसे करेंगे, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण को ध्रुव कहते हैं, बिंदु का पी का बिंदु पी दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बिंदु सी दर्पण का वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पे फिगर बताया गया है कि गोलीय दर्पण है प्यारे बच्चों, यह है एक प्रकार की गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में एक प्रधान अक्ष को खींचा गया है, प्रधान अक्ष को खींचे जाते हैं, एक लाइन खींचा जाता है। प्रधान अक्ष के बीच में एक होता है वक्रता केंद्र जो उसको सी से पुकारे जाते हैं, और जो अगर वक्रता केंद्र से अगर मिलाने वाली परिधि को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो वक्रता केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या को कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से पुकारे जाते हैं, वक्रता केंद्र को सी से पुकारे जाते हैं, और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, और प्रधान अक्ष को ए भी हो गया। समझ गए कि नहीं, इस तरीके से नाम से पुकारे जाते हैं। पहले बच्चों बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्त के पास, बहुत अच्छा नोट करना प्यारे बच्चों, कॉपी खोल के अच्छा से रिजल्ट आएगा। क्योंकि गोलीय दर्पण जिस खोखरे का भाग होती है उसे उस त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे चित्र में दर्शाया गया पीसी हो गया, आर हो गया दर्पण की वक्रता त्रिज्या। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को कहा जाता है, प्रधान अक्ष बोलिए मुख्य अक्ष किसी को बोलते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सितारा रेखाओं को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे चित्र में दर्शाया गया पी तथा सी को मिलाने सितारा रेखा पीसी मुख्य अक्ष हो गया। समझिए, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। दर्पण, अब दर्पण समझेंगे कि दर्पण क्या है। क्योंकि दर्पण या आयनक, दर्पण एक प्रकार की शीशा होता है तो आयनक के रूप में दिखा जाता है। तो आयनक एक प्रकाश युग्म है जो प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत के काम करता है। दर्पण को मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। आते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया उल्टा दर्पण, दूसरा हो गया अवतल दर्पण। याद रखना, पहला हो गया उल्टा दर्पण, दूसरा हो गया अवतल दर्पण। आप सही प्यारे बच्चों, उल्टा दर्पण किसको कहेंगे, उल्टा दर्पण किसको कहेंगे, वैसे दर्पण जिसका परावर्तन सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे उल्टा दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह अंदर की तरफ दावा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, दर्पण को दो भाग में, गोलीय दर्पण को दो प्रकार के बांटा गया है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा हो गया उल्टा दर्पण। क्योंकि गोलीय दर्पण के दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, दूसरा होगा उल्टा दर्पण। फिगर देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि अवतल दर्पण का फिगर इस तरीके से छापा गया है, इस तरीके से छापा गया है। क्योंकि गोलीय दर्पण का इस तरीके से छापा गया है, बाहर को पेंट किया गया है, अंदर को पेंट किया, जो ढांचा रहता है वो अवतल, जो उठा रहता है वो हो गया। आप समझेंगे प्यारे बच्चों, आगे की बात करेंगे। यहाँ पर समझेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस, किसी अवतल दर्पण की फोकस उससे मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। जैसे एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण की जो फोकस है, अगर ये है प्रधान अक्ष के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो एक किरण को यहाँ पे फोकस पर जाकर मिल जाती है, दर्पण के बाद परावर्तन के बाद मिल जाती है फोकस पर, इसी को कहा जाता है कि अवतल दर्पण का फोकस। आगे प्यारे बच्चों आगे है, इस तरीके से बनाया जाता है तो अनंत पर बनते हैं। अगर अवतल दर्पण फोकस पर कहाँ बनता है तो अनंत पर बनता है। याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि याद रखना कि अवतल दर्पण फोकस कहाँ बनता है तो अनंत पर बनते हैं। आते हैं उल्टा दर्पण, उल्टा दर्पण का फोकस कहाँ बनता है, किसी उल्टा दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण के परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए इस तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, को दिखाते हैं अच्छा से हम इस तरीके से आए उल्टा दर्पण में बना के, और इसका यहाँ पर फोकस पर बनाते हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है उल्टा दर्पण तो फोकस पर जाकर जाती है, मिलती है, उसका दर्पण के बाद फोकस पर जाकर मिलती है, परावर्तन के बाद दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस पर जाकर मिल जाती है, तो इसका प्रतिबिंब बनती है वो अनंत बनती है। उसका कैसा प्रतिबिंब बनती है, वो अनंत पर जाकर बनती है। सुनिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से फिगर को दर्शाया गया है, आप समझेंगे। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक प्रधान अक्ष है, यह है उल्टा दर्पण। उल्टा दर्पण में फोकस दूरी, फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव पी को दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एफ है और एफ को और ध्रुव यहाँ पर से इसको फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस से दर्पण के ध्रुव को बीच दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। क्या कहलाता है, फोकस दूरी। इस तरीके से फिगर को दर्शाया गया है। समझिए, प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति याद रखना, सब ये सब याद रखना। फिर सी पर बनेगा, अगर बिंब कहाँ बनेगा, स्थिति कहाँ बनेगा और साइज कैसे बनेगा, यहाँ पे सब चीज बताया गया है। प्यारे बच्चों, जिनको भी पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं आप इस मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं 92 29 95 34 42। इस नंबर पर आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप मैसेज व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे की वीडियो आगे के क्या है उसके बाद बताते हैं।
देखिए प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या संबंध है। बहुत लोग एग्जाम में पूछते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखना प्यारे बच्चों कि एफ बराबर होती है r/2। सिद्ध करने के लिए पूछे जाते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का संबंध ये होता है एफ बराबर r/2। अगर बाबू r बराबर बोलेगा तो 2f होगा। अगर बाबू प्यारे बच्चों r बराबर कहेगा तो 2f होगा, f बराबर r/2। अगर कहेगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दुगनी होती है, अगर फोकस दूरी कहेगा तो वक्रता त्रिज्या आधी होती है। इसका आधा कर रहा है मैंने प्यारे यहाँ पे करा क्वेश्चन कर रहा है कि आपदा दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध स्थापित करें, स्थापित कीजिए। इसको करना है कैसे, देखिए प्यारे बच्चों, देखिए स्थापित करना है कि एफ बराबर होता है कि r/2 कैसे लाना है। देखो सिद्ध करने के लिए आप लोग को बताया जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग सीखिए आप लोग अच्छा से, क्योंकि सिद्ध करने के लिए उत्तर में दिया है कि एक आपदा दर्पण बी है जिसका ध्रुव P है और PC मुख्य अक्ष है, AB है एक आपतित किरण है जो आपदा दर्पण के मुख्य अक्ष की PC समांतर है जिसका निकट है। देखो यहाँ पर दर्शाया गया AB है, जैसे BB कहेगा, लोग अच्छा से समझाते हैं, BB कहेगा। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए बी और बी देखो ये दोनों पी है, आपदा दर्पण है जिसका ध्रुव P है और PC P या P से C या PC मिलाएंगे ना, PC अक्ष है, मुख्य अक्ष है, और AB है से AB होगा इस आपतित किरण है जो आपदा दर्पण के मुख्य अक्ष के PC PC होगा उस संबंधर है, वो निकट है। क्या है? निकट है। इसको सिद्ध करने कैसे, देखो यहाँ पे सिद्ध करके बताया गया है यहाँ पर कि फोकस दूरी को PDF कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को PC को R के नाम से पुकारते हैं। चूंकि CB है बिंदु पर अभिलंब है और इसलिए परावर्तन के नियम से होता है कि अपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे समझिए ये वाला कोण होता है, कोण का B और B देखो परावर्तन बराबर होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कोण C और B। तो यहाँ पे B वाला कोण बनाना है, ये B पे बनाना है, और यार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप कोण एकांतर कोण ही होगा, ये वाला कोण एकांतर कोण होता है। देखिए प्यारे बच्चे एकांतर कोण परावर्तन कोण यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं कि कोण बराबर एकांतर कोण, देखिए कैसे यहाँ पे आ गया एकांतर कोण बराबर लिख दिया कि कोण ABC कोण BC, एकांतर का है कि ABC। देखिए एकांतर हो गया, देखिए वाला ABC देखो A, देखिए ये वाला A हो गया A से B तक, तो कोण ABC ये वाला क्या होगा एकांतर कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होगा। तो ABC हो गया बराबर होगा कोण एकांतर होगा BCP, माने BCP ये वाला होगा। देखिए यहाँ पे गया कि नहीं BCF देखिए B ये वाला एकांतर होगा BCF, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में एकांतर कोण होता है। समझिए मेरे बच्चों, आगे देखिए कैसे बनता है एकांतर कोण, समझ आ गया। इसको क्या किया जाता है, क्योंकि एकांतर कोण समझिए ये वाला को हम ये वाला कोण CPF बराबर हो गया और इसका बराबर होता है BF होता है। आता मैंने लिख दिया कि BF C से मिला कि नहीं मिला है, जो मैंने कहा बीच में लिखते हैं, लास्ट में रखोगे BF अब CF मानी FC कर दिया। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों इस तरीके से बना दिया गया अल्टा में। अगर निकट हो गया यानी B से P के निकट हो तो इतना निकट हो गया और निकाल दिया इस तरीके से, निकाल के आपको PF बराबर FC बराबर PC बराबर 2 लिख दिया, FC बराबर होता F बराबर होता PC होता R बराबर 2 हो गया, तो एक बराबर इतने होंगे सिर्फ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा से, और इस वीडियो को आगे हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के नाम क्वेश्चन सब कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।